हे फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लाइट एंड इट्स थ्योरीज के बारे में, जो कि हमारा यूपी टीजीटी साइंस जो आगामी एग्जाम होने वाला है 1 डेढ़ महीने में, उसमें बहुत ही कारगर साबित होगा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पिछले वर्षों में ढेर सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। मात्र 10 मिनट आप दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें आपको सारे फार्मूले और सारे कॉन्सेप्ट मैं बहुत ही चुटकियों में करा दूंगा, ताकि आपके क्वेश्चंस जो हैं इजिली सॉल्व हो सकें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, न केवल रेडिएशन और फोटॉन और उसकी मोमेंटम और उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में है, बल्कि बल्कि ये जो आप देख रहे होंगे, ये सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आप प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू सीधे पूछी गई है। यहाँ पर देखिए, काइनेटिक मास ऑफ फोटॉन पूछा जा रहा है। इसी को कहते हैं मूविंग मास ऑफ फोटॉन, यानी कि जब फोटॉन मूव कर रहा होता है तो उसका द्रव्यमान कितना होता है। तो दोस्तों, ये सारे पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं जो यूपी टीजीटी साइंस के एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ लाइट की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों, लाइट की प्रॉपर्टी यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो कैसे उसकी ये प्रॉपर्टी चेंज होती है कि नहीं होती है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ तक आप देखिए, प्लैंक की जो हाइपोथेसिस है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि फोटॉन से ही रिलेटेड है। आप एक स्लाइड और देखिए यहाँ पर दोस्तों की, यहाँ पर देखिए, ये पूछा गया है कि एटम्स जो होते हैं उसकी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होती है। एटम की डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होती है, ये किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा शो किया गया है। और साथ में ये पूछा गया है कि कौन सी प्रॉपर्टीज में ऐसी है जो लाइट को ये बताती है कि वो वेव है। कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। तो ये दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आप दनादन चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे जब आप इस टॉपिक को अंत तक देख लेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा थ्योरीज ऑफ लाइट। तो दोस्तों, थ्योरी जो लाइट की थ्योरी जो शुरू हुई, वो बहुत ही पहले से शुरू हुई है, और जिसमें 1670 से ही ये शुरू हुई, जिसमें जब न्यूटन बाबा अपनी एक कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट दिए थे, और उसमें उन्होंने माना था कि लाइट क्या है? पार्टिकल है। लाइट को उन्होंने क्या माना? लाइट पार्टिकल है। और उस पार्टिकल का नाम उन्होंने दिया कार्पस्कुलर पार्टिकल। क्यों माना था दोस्तों? इसके इसके पीछे जो बेस थी वो ये थी, जैसे हमारा ब्लड होता है, ब्लड में जो ब्लड कार्पसल्स होते हैं, तो उसी तरीके से उन्होंने लाइट के पार्टिकल को लाइट का कार्पसल्स माना था, और उसी के आधार पर उन्होंने अपना थ्योरी का नाम दिया, जो है कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। और इसी के बिहाफ पर उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव किया, लेकिन उन्होंने इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन को प्रूव नहीं कर पाए। दोस्तों, जब कोई असफल हो जाता है तो उसके पीछे दुनिया पड़ जाती है, और हाइजन साहब उनमें से सबसे पहले थे। तो 1672 में उन्होंने अपनी एक लाइट को वेव मानकर उन्होंने एक अपना वेव थ्योरी दिया, और उन्होंने बताया कि लाइट क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, और इसके आधार पर उन्होंने इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन को भी प्रूव कर दिया। और यहाँ पर उन्होंने दोस्तों, जब लोग पूछे कि अच्छा, ये मैकेनिकल लाइट वेव मैकेनिकल वेव है, तो उसको भाई मीडियम की आवश्यकता होती है एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने में। तो उन्होंने बताया कि हाँ हाँ, कोई बात नहीं, सन से जो लाइट आती है अर्थ पे, वो बीच में जो कैसा मीडियम होता है, वैक्यूम नहीं होता, वो ईथर मीडियम होता है, जो कि बाद में गलत साबित हुई थी। लेकिन साथ में वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और इसी चीज को मैक्सवेल ने ऑब्जर्व किया, और उन्होंने कहा ठीक है, वेव की बात तो ठीक कही जा रही है, लेकिन वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव नहीं है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि आप देख सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है और मैग्नेटिक वाइब्रेशन है, इनका जब साथ में, इनके वाइब्रेशन के कारण ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती हैं, और वही जो फिनोमेना लाइट में पाई गई। और उन्होंने बताया कि जो लाइट है वो नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है। नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव मतलब कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी माध्यम की, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी के बेस पर उन्होंने डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है दोस्तों, ये तो उन्होंने लाइट को वेव बता ही दिया कि हाँ भाई, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन को भी एक्सप्लेन कर ही दिया, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो तभी करेगा जब वो क्या होगा? पार्टिकल नेचर शो करे। लेकिन यही तो कंट्रोवर्सी की बात थी। तो 1901 में, आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1901 में मैक्स प्लैंक साहब आते हैं और अपना एक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट देते हैं। उनके अनुसार, उस क्वांटम थ्योरी के अनुसार, लाइट क्या है? लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे फोटॉन कहते हैं। और इसी के बेस पर उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया, लेकिन वो इंटरफेरेंस को, डाइफ्रैक्शन को और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब बात आगे बढ़ती है। 1920 में आइंस्टीन ने इन्हीं मैक्स प्लैंक साहब की थ्योरी को
यूज़ करके फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ये फिर भी इंटरफेरेंस और साथ में डाइफ्रैक्शन और पोलराइज़ेशन के बारे में कुछ नहीं बता पाए। तो ये जो सारी चीज़ें थी दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद चीज़ें होने लगी और कंट्रोवर्सी इतनी फैल गई कि लोग इसी में उलझे रहते थे कि सारी चीज़ें कैसे लाइट एक समय में वेव की तरह बिहेव कर रही है और दूसरे समय में पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। कोई एक थ्योरी तलाश नहीं पा रहा था। उस समय डी ब्रॉगली 1923-24 के समय में उन्होंने बताया, जबकि डी ब्रॉगली जो है उनकी बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड नहीं थी। उन्होंने बस इस चीज़ का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि लाइट ना तो पार्टिकल है, ना तो वेव है। यानी कि लाइट कभी-कभी पार्टिकल नेचर शो करता है और कभी-कभी वेव नेचर शो करता है। और ये उनका जो कहने के पीछे कारण था, ये उनका कारण था कि नेचर लव सिमेट्री, यानी कि प्रकृति को समरूपता पसंद होती है। जैसे दोस्तों, अगर समरूपता का मतलब ये होता है कि अगर अगर कोई चीज़, यानी कि अगर मान लेते हैं एनर्जी मैटर की तरह बिहेव कर रही है, तो मैटर भी किसकी तरह बिहेव करेगा? एनर्जी की तरह बिहेव करेगा। यही क्या है? यही सिमेट्री है। तो सिमेट्री के बेस पर उन्होंने ये बात कही कि अगर कोई चीज़, कोई वस्तु नेचर में अगर वो मैटर की तरह बिहेव कर रहा है और वो मैटर वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो वेव भी मैटर की तरह बिहेव करेगा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें, ये डी ब्रॉगली जी अपने थ्योरी में उन्होंने हाइपोथेसिस में ये बात कही और इसी का जो प्रूफ है 1927 में डेविसन और जर्मर ने किया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं, मैटर होते हैं, लेकिन वो किसकी तरह शो किए? वेव नेचर शो हो कर दिए। कब? जब उनका इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन किया गया, इलेक्ट्रॉन भी डाइफ्रैक्ट होने लगा। तो ये पाया गया कि भाई डेविसन जर्मर ने 1927 में इलेक्ट्रॉन का डाइफ्रैक्शन करा के इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को भी एक्सप्लेन कर दिया और इसी के बेस पर इन डेविसन और जर्मर को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। और यहाँ पर 1920 में फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना एक्सप्लेन करने की वजह से आइंस्टीन साहब को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। और जीपी थॉमसन ने भी वेव नेचर को ही एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों, ये जो ऊहापोह थी कि लाइट पार्टिकल है या वेव है, इसके बारे में ये सारी चीजें आकर डी ब्रॉगली साहब के अ, इस लाइन पर ही समाप्त हुई, नेचर लव सिमेट्री वाले, कि लाइट समटाइम्स बिहेव्स एज अ पार्टिकल एंड समटाइम्स बिहेव्स एज अ वेव। तो दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जानते होंगे कि जैसे कोई स्टूडेंट है, वो घर पर तो उसका नेचर कुछ अलग होगा, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद उसका नेचर बदल जाता है। तो हर किसी का डुअल नेचर होता है। और जो कि हम डी ब्रॉगली साहब की जब कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर, तो उसमें हम बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जब अ, बहुत गहनता से अध्ययन की गई, तो ये पाया गया, ये लोगों के अंदर ये जिज्ञासा जागी कि भाई लाइट कब वेव की तरह बिहेव करेगा, लाइट कब पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। ये सारी चीजें बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व की गई और ये एक छोटी सी कॉन्सेप्ट दी गई जिसमें ये बताया गया, अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ, ये देखिए, अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ी हो, तो लाइट या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइट किसके जैसे बिहेव करेगी? रे नेचर की तरह बिहेव करेगी। अगर ऑब्जेक्ट की जो लेंथ हो वो लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल हो, लगभग बराबर हो, तो वो कैसा नेचर शो करेगी? वेव नेचर शो करेगी। यानी कि इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन आप देख पाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ वेवलेंथ ऑफ लाइट की बहुत ही छोटी हो, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत बड़ा हो ऑब्जेक्ट की तुलना में, तो लाइट क्या करेगी? चारों तरफ उसके फैल जाएगी और वही फेनोमेना क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है, यानी प्रकीर्णन होता है। अगर लाइट, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यहीं पर हमारी सारी चीजें मॉडर्न फिजिक्स में चलेंगी। लाइट अगर इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, यानी कि ये सभी क्या होते हैं? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होते हैं। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मतलब होता है छोटे और बहुत ही तेजी के साथ मूव करने वाले पार्टिकल जो होते हैं, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड के लगभग, अगर वो नियरली मूव करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कहते हैं। तो दोस्तों, उस केस में पार्टिकल नेचर शो करता है लाइट क्या शो करता है? पार्टिकल नेचर शो करता है। जब ऐसे
पार्टिकल से टकराता है जो रिलेटिविस्टिक हो, यानी कि स्मॉल और फास्ट मूविंग पार्टिकल हो, उनके साथ अगर टकराता है, इंटरेक्ट करता है, तो वो कैसा नेचर शो करता है? पार्टिकल नेचर शो करता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं जो प्लैंक साहब ने अपनी बात कही थी, प्लैंक की जो थ्योरी थी कि लाइट छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसी को हम फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप ये बात याद रखिएगा, उन्होंने एक लाइट को क्या कहा कि छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। लाइट क्या है? छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और यही वेव के रूप में भी बिहेव करते हैं। और इन्हीं पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। और इस प्रत्येक पार्टिकल, प्रत्येक फोटॉन की जो एनर्जी होती है, एच न्यू होती है, जहाँ पे न्यू क्या है दोस्तों? ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है उस लाइट की। और न्यू इक्वल टू हम जानते हैं सी बाई लेमडा होता है, तो इसी को इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ई इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। लेकिन ध्यान रहे ये एनर्जी बताई जा रही है किसकी? एक फोटान की एनर्जी है। अगर दोस्तों हम ये बात करें कि अगर कोई लाइट रेज है, जैसे यही लाइट रेज है, ये लाइट बीम थी, इसमें कई सारे फोटॉन्स थे, तो इस लाइट बीम की एनर्जी क्या होगी? इस लाइट रेडिएशन की एनर्जी कितनी होगी? अगर इसमें मान लेते हैं n फोटॉन्स हैं, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? एन एच न्यू। एन एच न्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? टोटल एनर्जी हो जाएगी। और जहाँ पे n क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो ई बाई एच न्यू कर देंगे, आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अभी तो ये तो कॉन्सेप्ट है, साथ में फार्मूले हो गए, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपको जरूर याद कर लेने हैं। क्योंकि देखिए एच सी, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट को हम जब सॉल्व करते हैं, एच की वैल्यू क्या होती है? एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है दोस्तों। और सी की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 10 घाते -25, 2 गुणे 10 घाते ऋण 25 बटा लेमडा। अब ये लेमडा किस में होता है? मीटर में होता है। इसे आप जरूर याद कर जाइएगा। अगर आपका आंसर किस में दिया हो? एसआई यूनिट में दिया हो, जूल में दिया हो और लेमडा को मीटर में मापा गया हो, तो आप ये वैल्यू सीधा लगाकर लेमडा की वैल्यू रखकर आप ई यानी कि एनर्जी, फोटॉन की एनर्जी को निकाल सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाए, एनर्जी निकालिए फोटॉन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जो वेवलेंथ दी गई हो एंगस्ट्रॉम में दी गई हो, तो इस वैल्यू को रखकर 12,400 बटा लेमडा इन एंगस्ट्रॉम में रखकर आप सीधे सीधे वैल्यू को निकाल सकते हैं, एनर्जी या फोटॉन को निकाल सकते हैं। आपको सॉल्व करने के आप झंझट से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है आप फालतू का इन्हें एग्जाम में सॉल्व करेंगे 5 मिनट लग जाएगा, और यहाँ पर आपका जो समय मिल रहा है हर क्वेश्चन के लिए लगभग 1 मिनट मिल रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटॉन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटॉन की बात करें दोस्तों, तो जो फोटॉन की विशेषता होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन सामान्यतः चाहे एलटी ग्रेड साइंस हो, चाहे यूपीटीजीटी साइंस हो, चाहे पीजीटी फिजिक्स हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है और ये मॉडर्न फिजिक्स का बेस होता है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर फ्रेम होते हैं। रेस्ट मास जो होता है फोटॉन का क्या होता है? 0। अगर फोटॉन को हम पकड़ लें, फोटॉन को हम पकड़ लें, उसे रोक दें, तो उसकी जो रेस्ट मास आएगी कितनी आएगी? 0 आएगी। चार्ज जो होता है फोटॉन पर, चार्ज वो 0 होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। अगर न्यूट्रल है, देखिए न्यूट्रल बहुत से ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं जो न्यूट्रल तो होती हैं, लेकिन उन्हें चार्ज किया जा सकता है। लेकिन फोटॉन न्यूट्रल होता है और उसे चार्ज नहीं किया जा सकता, आवेशित नहीं किया जा सकता। उसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? वही स्पीड ऑफ लाइट होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। स्पीड ऑफ फोटॉन इन मीडियम, स्पीड ऑफ फोटॉन इन मीडियम, माध्यम में फोटॉन की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? v = c बाई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम में जा रही है लाइट, जिस मीडियम में जा रही है, मान लीजिए इसमें जा रही है तो ये म्यू है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो v = हो जाएगा c बाई म्यू। तो म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में वो जा रही है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे v = होता है c बाई √μr एप्सिलॉन r, जो किसके बराबर होता है? 1/√μm एप्सिलॉन m। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है और ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो दोस्तों इसी को जब हम सॉल्व करते हैं तो मुझे ये मिल जाता है, लेकिन हमारा जो काम है यहीं से हो जाता है, c बाई म्यू से ही हो जाता है। फोटॉन डज नॉट डिविएट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोटॉन क्या है भाई? कोई चार्ज नहीं है, इसलिए वो न तो इलेक्ट्रिक फील्ड और न ही मैग्नेटिक फील्ड,
दोनों से ही विचलित नहीं होता है। अच्छा, एक चीज सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है फोटोन की, केवल सोर्स पर डिपेंड करती है, केवल सोर्स पर। अगर इस सोर्स से फोटोन निकल रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, चाहे जितने फोटोन निकले, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। अगर सोर्स बदल दें, यहाँ पर छोटा बल्ब ले लें, तो इस सोर्स से निकलने वाले जो फोटोन होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी इस बड़े वाले बल्ब से निकलने वाले फोटोन के फ्रीक्वेंसी से। तो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। फोटोन डेविएट्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर बहुत ही हैवी मैसिव पार्टिकल हो, बॉडी हो, तो वो क्या करता है, लाइट को बेंड कर सकता है। जब लाइट को बेंड कर सकता है तो फोटोन भी डेविएट हो जाता है। इसलिए फोटोन केवल और केवल हैवी ग्रेविटेशनल फील्ड में डेविएट होती है, विचलन शो करती है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड ट्रायंगल प्रूफ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल क्या होते हैं। बताया मैंने पहले ही, जो स्मॉल और फास्ट मूविंग पार्टिकल होते हैं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन। अब देखिए दोस्तों, रेस्ट मास एनर्जी। किसी भी पार्टिकल के पास दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक होता है रेस्ट मास एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी। अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो उसके मास के द्वारा जो एनर्जी उसमें कंटेन्ड होती है वो क्या होती है, रेस्ट मास एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पार्टिकल अगर मूव करना शुरू करे तो जो एनर्जी वो एक्वायर करता है वही उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी क्या होता है दोस्तों, टोटल एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का वेक्टर सम होता है। तो वेक्टर सम देखिए यहाँ पर, ये दोस्तों हमारा रेस्ट मास एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है। ये हमारा रेस्ट मास एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी है, और इन दोनों का वेक्टर सम हम जब निकालते हैं दोस्तों, तो हमें क्या मिलता है, टोटल एनर्जी मिलता है। तो टोटल एनर्जी बराबर होता है, वही पाइथागोरस वाला थ्योरम लगा दीजिए इसमें, तो ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, या ई इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी का होल स्क्वायर प्लस रेस्ट मास एनर्जी का होल स्क्वायर, यानी एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दोस्तों, अगर हम फोटॉन की बात करें, फोटॉन की अभी मैंने पीछे बात किया कि फोटॉन की जो रेस्ट मास होती है क्या होती है, जीरो होती है। इसलिए यहाँ पर जो उसकी रेस्ट मास एनर्जी हो जाएगी वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी। रेस्ट मास एनर्जी जो होती है फोटॉन की, जीरो होती है। और इसी में हम यहाँ पर जीरो रख देंगे जब, तो हमारा जो टोटल एनर्जी है फोटॉन की टोटल एनर्जी दोस्तों, वो अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। यानी कि टोटल एनर्जी जो आएगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ये असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आगामी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में असर्शन रीजन की तरह क्वेश्चन पूछे जाएं। तो जो फोटॉन की टोटल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। और फोटॉन की जो टोटल एनर्जी है उसे हम किससे लिखते हैं, एच न्यू से लिखते हैं। यानी कि जो काइनेटिक, जो फोटॉन में जो एनर्जी होती है वो अल्टीमेटली क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, और वही किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। तो दोस्तों, इसको अगर हम और आगे इलेबरेट करें ताकि हम अपने मोमेंटम को फाइंड आउट कर सके, तो आप जानते हैं कि दोस्तों, जो टोटल एनर्जी है किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी की। टोटल एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी की। और टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू या एच सी बाई लेमडा। और हम जानते हैं दोस्तों, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये बात करती है कि एच अपॉन लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। यही लेमडा की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ई इक्वल्स टू पी सी। क्या मिल जाएगा, ई इक्वल्स टू पी सी। तो दोस्तों, यही जो, चूंकि E इक्वल टू कितना है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा पीसी। एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। यानी कि हमारा मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम जो होता है फोटॉन का, तो वो किसके बराबर हो जाता है, P बाई सी के। यहाँ यहाँ से आप देख लीजिए, अगर लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू ई बाई सी, पी इक्वल्स टू ई बाई सी। और इसी को अगर हम सॉल्व कर दे तो एच न्यू बाई सी हो जाएगा। ये जो फोटॉन की एनर्जी होती है एच न्यू होती है, और न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है, और सी सी कैंसिल हो जाएगा तो एच बाई लेमडा। यानी कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है फोटॉन का, वो एनर्जी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वही किसके बराबर होता है, एच बाई लेमडा के। अगर दोस्तों ये पूछा जाए कि भाई मूविंग मास बताइए, फोटॉन की मूविंग मास बताइए, और तो कैसे निकालेंगे हम सब। तो चूंकि हम जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, जो टोटल एनर्जी होती है, तो जो टोटल एनर्जी होती है दोस्तों, वो ई इक्वल्स टू क्या होती है, एम सी स्क्वायर होता है। कोई मैटर है, अगर वो उसके अंदर कितना एनर्जी कंटेंट है, वो क्या होगी, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर के जरिए हम फाइंड आउट करते हैं। और यही एम सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, यही एम सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, एच
न्यू के बराबर हो जाएगा, यानी कि एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो ये सी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, एम इक्वल टू होता है एच अपॉन लेमडा सी, एच बाई लेमडा सी। यही है दोस्तों हमारा एच बाई लेमडा सी। तो यहाँ से हम ये जो हमारा एम है, यही हमारा क्या है, इफेक्टिव मूविंग मास है। यानी कि जब फोटॉन मूव करता है तो उसकी जो मास होती है, यहीं से इसी फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, वो है फोटॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन और कंजर्वेशन लॉज। दोस्तों हम बात करते हैं कि जब हम फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, कोलाइड करता है, तो उसका जो मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, टोटल चार्ज कंजर्व होता है। टोटल मोमेंटम, टोटल एनर्जी और टोटल चार्ज कंजर्व होता है जब फोटॉन और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि टू फोटॉन्स हैव सेम वेवलेंथ हैविंग सेम मोमेंटम। अगर दो फोटॉन हैं जिसकी वेवलेंथ सेम है, तो क्या उनके मोमेंटम सेम होंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो मोमेंटम होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर किसी फोटॉन की दिशा इस तरफ है, मोमेंटम मान लेते हैं इस तरफ है, देखिए दोस्तों दिशा, और किसी की फोटॉन की दिशा इस तरफ है, लेकिन जबकि वेवलेंथ क्या है, सेम है, वेवलेंथ सेम है, लेकिन फिर भी उसकी मोमेंटम डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ जो होता है वो होता है हमारा वेक्टर होता है, और यहाँ पर जो वेवलेंथ की बात कही गई है वो मैग्नीट्यूड की बात कही गई। असल में जो डी ब्रॉगली दिए थे वेवलेंथ वो इस रूप में था, यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कही गई थी। अगर इसी को अगर करेक्ट फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, अगर दो फोटॉन्स अगर उनकी मोमेंटम सेम हो, मोमेंटम सेम हो तो उसका वेवलेंथ भी क्या होगा, सेम होगा। अगर मोमेंटम सेम होगा तो दोस्तों तो जो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा मोमेंटम का, दोनों सेम होगा, और इसीलिए जो वेवलेंथ होगा उस फोटॉन का, दोनों फोटॉन का, वो भी सेम होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो जो क्वेश्चन है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अब जो प्लैंक कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड के बराबर होता है। और ये तो सीधे सीधे फैक्ट पर क्वेश्चन बेस्ड था दोस्तों। यहाँ पर पूछा है फोटॉन का काइनेटिक मास कितना है, फोटॉन का काइनेटिक मास कितना होता है। तो दोस्तों मैंने बताया था ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर, और यही ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है, यानी कि एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, यानी कि एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। और यहाँ से एक सी कैंसिल हो गया, तो एम इक्वल्स टू हो जाएगा एच अपॉन लेमडा सी। एच अपॉन लेमडा सी यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एच अपॉन लेमडा सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी जो सी और डी वाला ऑप्शन है दोस्तों इसमें नहीं दिया था, इसलिए वो उसी में से करेक्ट होगा, एच अपॉन लेमडा सी ही मूविंग मास होगा, काइनेटिक द्रव्यमान होगा। तो ये जो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू प्लैंक हाइपोथेसिस एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जीज वो कैसा होता है। उन्होंने बताया ही था कि लाइट क्या है, डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी होता है, तो एब्जॉर्प्शन भी किस रूप में होगा, डिस्क्रीट रूप में होगा, इन किसके, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई एच न्यू, या तो एच न्यू के रूप में होगा, या 2 एच न्यू के रूप में होगा, या 3 एच न्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों ये इसका आंसर क्या होगा, बी सही होगा। यहाँ पर बात करते हैं लाइट की प्रॉपर्टी से। ये क्वेश्चन है कि अगर कोई लाइट वेव ट्रेवल करती है वेलोसिटी v के साथ, फ्रीक्वेंसी न्यू उसके पास है और वेवलेंथ लेमडा है किसी मीडियम में, और वो उस मीडियम से दूसरे डेंसर मीडियम में जाती है, तो ये तीनों में क्या चेंजेस होंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, लाइट किसी भी मीडियम में ट्रेवल करे, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बदलती है तो वो क्या नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, न्यू जल्दी नहीं बदलती। न्यू किस पर डिपेंड करता है, न्यू सोर्स पर डिपेंड करता है, कहाँ से लाइट का सोर्स क्या है। अगर लाइट की सोर्स बदल जाएगी तो वो क्या होगा, न्यू भी चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, बाकी जो वेलोसिटी है वो बदलती है। क्यों बदलती है, आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन में कि v इक्वल्स टू होता है सी बाई म्यू। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस डेंसर मीडियम का। अब जितना अधिक होगा उतना ही लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अगर v डिक्रीज कर रही है तो हम सब जानते हैं v इक्वल्स टू होता है एन लेमडा। v इक्वल्स टू क्या होता है, एन लेमडा। तो चूंकि फ्रीक्वेंसी एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अगर नहीं बदल रही है तो क्या चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो वेवलेंथ भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो वेलोसिटी और वेवलेंथ तो डिक्रीज करेगा, बाकी न्यू क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। वेलोसिटी डिक्रीज और वेवलेंथ डिक्रीज, न्यू अनचेंज्ड। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला बात करते हैं दोस्तों कि लाइट की कौन सी इसमें से प्रॉपर्टी ये शो करती है कि लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। तो अभी मैंने यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या होता है, वो पोलराइजेशन होता है। किसने बताया था, मैक्सवेल साहब ने बताया था। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बस केवल और केवल ये जो टॉपिक है, ये छोटी सी 15-20 मिनट की जो टॉपिक है, इसी के तहत आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में आप अपनी डाउट को शेयर करें, मैं उसका रिप्लाई देने की 100% कोशिश करूंगा। और आप सब अपनी तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।